आवाज इंडिया में आपका स्वागत है। इस वक्त हम एडवोकेट फिरदौस मिर्जा सर के घर में हैं। सर एक जाने माने देश के विधिज्ञ हैं, जाने माने वकील हैं और आज हम उनसे चर्चा करने वाले हैं कि देश में जिस तरह से सुर्खियों में एक मामला है बृजभूषण सिंह, जो सांसद है बीजेपी के और जिनके खिलाफ मल्टीपल कंप्लेंट्स हुई है शोषण की, और महिलाओं ने जो रेसलर्स है जिन्होंने हमारे देश का मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया, ओलंपिक में गोल्ड मेडल देश के लिए हासिल किया, प्राइम मिनिस्टर ने भी उनकी काफ़ी तारीफ की थी, उनके साथ फोटो सेशन किया, बातें की। और आज वही जो देश के जो जाने माने खिलाड़ी है वो प्रोटेस्ट करे जंतर मंतर पे लगातार पिछले 15 दिनों से, और उनकी मांग ये है कि जो बृजभूषण सिंह है सांसद, उनको गिरफ्तार किया जाए, उनके खिलाफ एक्शन हो। और तमाम उनके प्रोटेस्ट के बावजूद भी कोई एक्शन नहीं हुआ है। एक एक्शन मात्र हुआ था जब सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने को कहा और एफआईआर हुई पॉस्को एक्ट के तहत। तो ये पॉस्को एक्ट क्या है, इस पर हम सर से जानेंगे। साथ ही साथ सर से ये भी सवाल करेंगे कि जिस तरह से ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं और देश के जाने माने खिलाड़ी जिन्होंने देश के लिए मेडल्स लाए हैं, प्राइम मिनिस्टर ने भी जिनकी तारीफ की है, इतना होने के बावजूद भी अब तक एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुआ, सबसे पहली बात। और ये जिस तरह से प्रोटेस्ट चल रहा है, कोई एक्शन क्यों नहीं हो रहा है, क्या मानते हैं आप इस बात को? देखिए, अभी जो हमारे मुल्क में इस तरह की केसेस होती है, ये पहली केस नहीं है। आपको थोड़ा सा इतिहास देखना होगा। हम एकदम एक्सट्रीम नॉर्थ से शुरू करते हैं तो कश्मीर में कठुआ करके एक जगह है। हाँ। वहाँ एक छोटी बच्ची के साथ में बलात्कार करके उसको जान से मार दिया गया था। तो जब ये हुआ तो वो एक शेड्यूल ट्राइब की बच्ची थी। हाँ। तो ऑफेंसेस जब रजिस्टर हुए तो उसमें कुछ रूलिंग पार्टी के कार्यकर्ताओं के नाम आए। हाँ। तो जो आज हमारी देश की रूलिंग पार्टी है, उनके लोगों ने वहाँ एक एकता मंच बनाया। उनके 2 एमएलए साथ में थे। उन्होंने उन आरोपियों के, यानी जो जिनके ऊपर आरोप लगे थे, जो अक्यूज थे, उनके फेवर में मोर्चा निकाला। वहाँ के डिप्टी सीएम भी शामिल हुए और उसके बाद में उन दोनों एमएलए को प्रमोट करके मिनिस्टर बनाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने वो केस ट्रांसफर कर दिया दूसरे स्टेट में। जब पूरा केस चला तो 6 आरोपी, जिसमें एक मंदिर का पुजारी भी शामिल था, जिनके फेवर में मोर्चे निकले थे, उनको सजा हो गई। फिर उसके बाद में हम नीचे आते हैं तो यहां आइए आप दूसरे यूपी में क्या हुआ? एक बच्ची के साथ में बीजेपी के एमएलए ने, कुलदीप सेंगर, हाँ, बलात्कार किया। मैं नाम के डिटेल्स में नहीं जाना चाहूंगा। अब उसने करने के बाद जब उसने कंप्लेंट करी तो एमएलए के फेवर में आपने रैलीज निकाली, ऑफेंसेस रजिस्टर नहीं हुआ। बड़ी मुश्किल से जब ऑफेंस रजिस्टर हुआ, सीबीआई ने इंक्वायरी शुरू की तो उसकी पूरी फैमिली को वाइप आउट कर दिया गया। फिर मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट ने प्रोटेक्शन दिया और अल्टीमेटली उनको सजा हुई। हाँ। फिर आप हाथरस में आइए, वहां क्या हुआ? तो ये एक आप ट्रेंड देखिए। हमारा ट्रेंड है कि हम सिलेक्टिव हो जाते हैं जब इस तरह बच्चियों के साथ में जुल्म होता है। तो हम हमेशा देखते हैं कि बच्ची कौन है और आरोपी कौन है, हमारी पार्टी का कौन है। अगर हमारी पार्टी का आरोपी है तो हम ऑफेंसेस रजिस्टर नहीं होने देंगे। अगर उच्च जाति का आरोपी है तो हम ऑफेंसेस रजिस्टर नहीं होने देंगे। अगर जो बच्ची है जिसके साथ जुल्म हुआ, उसकी जाति अगर हमारे लिए, हमारी नजर में वो उच्च नहीं है, थोड़ी नीच है, तो फिर हम ऑफेंसेस रजिस्टर नहीं होने देंगे। तो ये जो ट्रेंड है, ये ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है इसमें। बिल्कुल। अब यहाँ पे जब बात आती है तो पॉक्सो एक्ट कब लगता है? कि जब विक्टिम जो है वो माइनर है। तो अब ये जो खिलाड़ी बच्चियां हैं, ये छोटी छोटी बच्चियां हैं जिनके साथ हुआ, क्योंकि जो पेपर में न्यूज़ आ रही है, जो हम रोज पढ़ रहे हैं, तो नंबर बहुत बड़ा है उन बच्चियों। तो इसलिए पॉक्सो एक्ट लगता है। तो अभी एफआईआर पॉक्सो एक्ट के सेक्शन 10 में हुआ, जो कि बड़ा हल्का फुल्का सेक्शन है। अच्छा। साथ ही सेक्शन 354 इन्वोक किया गया आईपीसी का, वो भी हल्का फुल्का सेक्शन है इस केस के लिए, क्योंकि उसमें मैक्सिमम पनिशमेंट 7 साल है। सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट में कहा गया है कि 7 साल तक की सजा जिसमें है, तो उसमें आपको अरेस्ट करने की इमीडिएटली जरूरत नहीं है, अनलेस रीजंस दिए हुए वो ना हो। तो उसको प्रोटेक्शन मिल रहा है, वो अरेस्ट मिल रहा है। लेकिन जिस तरह से हम देखते हैं कि अगर सामान्य आदमी हो तो तुरंत उसे अरेस्ट हो जाता है, पूछताछ होती है। अब यहाँ पे सांसद बीजेपी के हैं,
शायद इसलिए उनको अरेस्ट नहीं किया जा रहा है, पूछताछ नहीं की जा रही है। और उनके खिलाफ जो उनका जो हिस्ट्री है उनके लाइफ का, तो काफ़ी मर्डर के केसेस भी हैं। उन्होंने स्वयं एक इंटरव्यू में कहा कि मैंने मर्डर किया है। तो इतना सब कुछ उनका ब्रीफ हिस्ट्री होने के बावजूद भी कोई एक्शन न होना, और देश के प्रतिष्ठित खिलाड़ी हैं कि जिन्होंने देश के लिए मेडल लाया है, प्राइम मिनिस्टर ने जिनको अप्रिशिएट किया है, जिनके साथ में डिस्कशन किया है, इतना होने के बावजूद प्रोटेस्ट हो रहे हैं, इतना होने के बावजूद भी, पॉस्को एक्ट लगने के बावजूद भी कोई एक्शन क्यों नहीं हो रहा है? देखिए, मैं आपको बता रहा था कि पॉक्सो एक्ट इन्वोक किया गया। अब एक्शन नहीं होने के क्या कारण हो सकते हैं, इसकी मैंने आपको एक क्रोनोलॉजी बताई। हाँ। तो हमको एक्शन अगर लेनी ही नहीं है, अगर हमने ऐसा तय कर लिया है, और इस वक्त हम देख रहे हैं जो हालात है, किस तरह से एफआईआर रजिस्टर होते हैं, किस तरह से एजेंसीज आती है, तो एक अलग डिबेट का इशू होता है। लेकिन यहां ऐसा मामला है कि पॉक्सो अगर इन्वोक होता है तो पॉक्सो में 2 और सेक्शंस हैं, सेक्शन 19 यानी 19 और सेक्शन 21 यानी 21। ओके। सेक्शन 19 ये कहता है कि जिस किसी को ये पता चलता है कि इस तरह का किसी बच्ची के या बच्चे के साथ में दुर्व्यवहार हुआ है, अब्यूज हुआ है, उसने बिना किसी विलंब के, बिना किसी डिले के इमीडिएटली रिपोर्ट देना चाहिए। बिल्कुल। यहाँ 3 दिन और अगर वो नहीं देता है, हाँ, तो सेक्शन 21 उसको सजा 6 महीने की प्रिस्क्राइब करता है। अच्छा। उसको भी उसमें आरोपी बनाना चाहिए। अच्छा। तो अब सुप्रीम कोर्ट जाने से पहले, ये तो सेकंड राउंड है आंदोलन का। हाँ, ये सेकंड स्टेप है। इससे पहले इन लोगों ने तकरार किए थे अथॉरिटीज के साथ। हाँ। तो वो सारी अथॉरिटीज जिनके पास ये कंप्लेंट आई और जिन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया, हाँ, तो मेरा पहला सवाल ये होगा इसमें कि उनके खिलाफ में सेक्शन 21 की कार्रवाई क्यों नहीं हुई? उनके खिलाफ सेक्शन 21 की कार्रवाई होनी चाहिए। जैसा एट्रोसिटीज में सेक्शन 4 है, पुलिस वाले के पास रिपोर्ट आई और पुलिस वाला कार्रवाई नहीं करता तो उस पुलिस वाले के खिलाफ में ऑफेंस रजिस्टर होगा। सेम लाइन पर पॉक्सो एक्ट में सेक्शन 21 है। राइट। 19 सबसे पहले ड्यूटी देता है और 21 सजा प्रोवाइड करता है। और उसमें भी अगर वो लोग पब्लिक सर्वेंट है जिनको इंफॉर्मेशन दी गई तो उनके लिए और स्ट्रिंजेंट हो जाता है मामला। ओके। तो अब मेन आरोपी को आप साइड में रखिए, जिनकी जिम्मेदारी थी रिपोर्ट देने की, अगर उन्होंने नहीं दिया तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। उसके बाद ये मल्टीपल ऑफेंसेस है, एक ऑफेंस नहीं है। राइट। आप एक एफआईआर में इसको नहीं ले सकते कि 100 बच्चों के साथ एक नहीं, 100 बच्चों के लिए 100 अलग अलग एफआईआर करने चाहिए। उसमें ये सेक्शन, मल्टीपल सेक्शंस लगने चाहिए। राइट। अब बात बची अरेस्ट की। तो अरेस्ट किस हालत में करना चाहिए? सबसे पहला यह है कि अगर इन्वेस्टिगेशन फेयर नहीं हो सकता तो आपने इमीडिएटली उसको अरेस्ट करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि ये गवाहों पे दबाव ला सकता है, इसकी पोजीशन ऐसी है कि गवाहों पे दबाव ला सकता, उसको इमीडिएटली अरेस्ट करना चाहिए। अगर ऐसा लगता है कि ये गवाहों के साथ या जो पुरावे हैं, तथ्य है, उनके साथ छेड़छाड़ कर सकता है तो अरेस्ट होना चाहिए। नंबर 4, अगर ये हिस्ट्री शीटर है, इसके ऊपर इससे पहले भी जघन्य अपराध दर्ज है, तो इमीडिएटली पुलिस ने उसको अरेस्ट करना चाहिए क्योंकि वो हैबिचुअल ऑफेंडर है। बिल्कुल है। अगर इन चारों चीजों में बैठता क्या, देखना चाहिए। बिल्कुल बैठते तो नंबर 1 हिस्ट्री शीटर है। हाँ। नंबर 2, कल जो अयोध्या में एक सभा की हमने आज न्यूज़पेपर में पढ़ा, तो उसमें वो जो इस केस में गवाह रहने वाले लोग हैं उनको धमका रहे हैं उस भाषण में। वो कहते हैं कि मंथरा है इनमें से। हाँ, मंथरा बोला है। तो ये गवाहों पे दबाव लाने वाला। नंबर 3, उनकी पोजीशन, वो एमपी भी है और इसके अध्यक्ष भी है उस एसोसिएशन के। तो वो एक ऐसी पोजीशन में है कि वो गवाहों पे दबाव ला सकते हैं। तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने ऐसे हालत में गवाहों को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि पॉक्सो एक्ट में गवाहों के प्रोटेक्शन को बहुत महत्व दिया गया है, राइट, इमीडिएटली एक्शन लेके अरेस्ट करना चाहिए आरोपियों को। फिर कोर्ट डिसाइड करे कि इसने बाहर रहना चाहिए, अंदर रहना चाहिए। ये पुलिस अपने आप नहीं डिसाइड कर सकती। ओके, ये पुलिस अपने आप डिसाइड नहीं कर सकती, ये बात आपने कही। लेकिन ये जैसा कि आपने ट्रेंड की बात कही कि जिस तरह से एक ट्रेंड सेट हुआ देश में कि पिछले कुछ सालों की, कि अगर रूलिंग पार्टी के चाहे एमपी हो, एमएलए हो, मिनिस्टर हो, तो उनके खिलाफ एक्शन नहीं होगी, और अगर एक्शन लेनी भी होगी तो बिल्कुल बहुत ही निग्लिजिबल एक्शन होती है। तो ये जो जिस तरह का ट्रेंड सेट हो रहा है, क्या कानून के साथ एक खिलवाड़ नहीं है? क्या कानून के, जिस तरह से हम कहते हैं कि देश में कानून का राज होना चाहिए, तो किस तरह का ट्रेंड ये आगे जाके चलेगा और किस तरह से
इस देश में जो भी पीड़ित होंगे, जो भी वंचित लोग होंगे, जो भी इस तरह से प्रोटेस्ट करे होंगे, उनके लिए क्या होगा फिर? देखिए, मैं आपको एक बहुत ही डिस्टर्बिंग बात बताता हूँ जो मुझे भी डिस्टर्ब करती रहती है। गुजरात में जो नृशंस दंगे हुए थे, उसमें एक केस ऐसा था कि एक लेडी जो प्रेग्नेंट थी उसके साथ में बलात्कार हुआ। राइट, हाँ। और उसके परिवार वालों को उसके सामने जान से मार दिया गया। हाँ। उसमें लोगों को सजा हुई, उम्र कैद की सजा हुई, लेकिन वहां की सरकार ने उन लोगों को जेल से छोड़ दिया। हाँ, कई बार पैरोल भी मिले उनको। हाँ, वहां तक ठीक है, नहीं पैरोल तो छोड़ दी, जब तो फाइनली छोड़ दिया। हाँ, तो फाइनल छोड़ दिया, उसके पहले काफी पैरोल। लेकिन उसके बाद जब वो बाहर आए तो वहां के लोगों ने, वहां के पार्टी के लोगों ने उनका स्वागत किया, जिसमें मैं महिलाओं को भी देख रहा हूं। हाँ, बिल्कुल। तो अगर भारत के संविधान को मानने वाले हम भारतीय इस तरह की हरकतें करेंगे तो हमारे जो जनप्रतिनिधि है वो भी उसी तरह के होंगे। बिल्कुल। तो सवाल ये है जो डिस्टर्ब करता है, क्या हम इस तरह के हो गए कि इस तरह के बलात्कारियों के सपोर्ट में मोर्चे निकालेंगे, बलात्कारियों का हार डाल के स्वागत करेंगे? अगर ये करेंगे तो हमारी खुद की बच्चियां कैसे सेफ रहेंगी? ये फ्यूचर है। हर जगह कोर्ट नहीं पहुंच सकता, नहीं। कोर्टों में डिले होता है मामला, तब तक के कई सारे गवाह खत्म हो जाते, कई तरह के सबूत खत्म हो जाते। तो अगर हमारी अपनी बच्चियों को सेफ रखना है, खुद की बच्चियों को, तो यहाँ के हर नागरिक को इस बारे में अलर्ट होना होगा कि नो कॉम्प्रोमाइज, कोई किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज नहीं, किसी किस्म का टॉलरेंस नहीं। जब भी कोई बच्ची या बच्चा जिसके खिलाफ में इस तरह का सेक्सुअल ऑफेंस होता है, इमीडिएटली रिपोर्ट हो, और उसके जो आरोपी है उसको समाज ने ही अपने आप से अलग कर देना चाहिए, तो ही सजा होगी। अगर समाज में उनको इज्जत देंगे आप, तो ये तो भेड़िए, ये आपके बच्चों को भी नहीं छोड़ेंगे। जी बिल्कुल, ये भेड़िए है, आपके बच्चों को नहीं छोड़ेंगे। और जिस तरह का एक ट्रेंड देश के अंदर पिछले कई साल से हम देख रहे हैं, जैसा कि सर ने बताया, जिक्र किया अलग अलग घटनाओं का, और उसके बाद हम प्रोटेस्ट देखते हैं कि देश में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जंतर मंतर में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, कई लोग उसमें शामिल हो रहे हैं, इसके बावजूद भी कोई एक्शन जो है नहीं हो रहा है। तो ऐसे मामले में सुप्रीम कोर्ट की भूमिका क्या होती है, कोर्ट्स की भूमिका क्या होती है, कि क्या वो इसके खिलाफ सामने नहीं आ सकता? कि जिस तरह के केवल एक ये हुआ कि आप एफआईआर दर्ज कर दीजिए, लेकिन उसके बाद फिर कोई एक्शन नहीं हुआ, तो कोर्ट ने क्या भूमिका लेनी चाहिए? देखिए, ऐसा है कि हमारा जो कानून है वो संविधान से निकलता है। संविधान ने न्यायालय यानी न्यायपालिका और कार्यपालिका, इनके अलग अलग स्पीयर्स बांध दिए। हाँ, उनके अलग अलग शक्तियां हैं। अब जो संविधान को समझता है उससे ये उम्मीद होती है कि वो अपनी सीमाओं को ना लागे। तो कोर्ट की ये सीमा है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन करके उसके सामने सारे तथ्य रखे और कोर्ट उस पर इंसाफ करे। राइट। कोर्ट किसी भी इन्वेस्टिगेशन को मॉनिटर नहीं कर सकता और नहीं करना चाहता। लेकिन जब इस तरह का मामला आता है जिसमें कोर्ट को नजर आता है कि इन्वेस्टिगेशन फेयर नहीं है, तो कोर्ट को यह पावर्स है कि वो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी चेंज करे। अच्छा, ओके। अब दिल्ली पुलिस इसका इन्वेस्टिगेशन कर रही है। अभी जो मामला चल रहा है दिल्ली में, हम देखते हैं तो दिल्ली पुलिस ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आती है। अगर उसको ट्रांसफर करना इन्वेस्टिगेशन, तो सुप्रीम कोर्ट के पास सीबीआई के अलावा दूसरा कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी नहीं है, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है। एसआईटी फॉर्म कर सकते हैं? एसआईटी पुलिस वालों का ही फॉर्म होगा। ओके। इसमें एक इंक्वायरी कोर्ट, एक जुडिशियल इंक्वायरी बिठा सकती है उन ऑफिसर के खिलाफ में जो इन्वेस्टिगेशन ठीक नहीं कर रहे। तो लास्टली उस सुप्रीम कोर्ट के पास में वही ऑप्शन है। राइट। ओके। वरना इन्वेस्टिगेशन तो पुलिस को ही करनी है। तो ये जो मामला आता है कि जिस तरह से हम देखते हैं कि कोई एक्शन न होना, या फिर अगर सत्ताधारी पार्टी के लोग हैं तो उनके खिलाफ बिल्कुल कोई एक्शन न होना, तो एक पूरी तरह से संविधान के साथ में खिलवाड़ है। लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनकी भावनाओं के खिलाफ में खिलवाड़ है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जो बच्चियां इस तरह से सामने आके खुद होके कह रही है कि हमारे साथ में शोषण हुआ, उसके बाद भी एक्शन न होना, अपने आप में देश के लिए बहुत बड़ी चिंता की बात है। और आपने काफी अच्छे से उस बात को समझाया है कि देश के नागरिक की जिम्मेदारी है। तो अंततः मैं यही जानना चाहूंगा कि ये सारे समुचित देश में जिस तरह के घटनाक्रम हो रहे हैं और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि इतने सारे प्रोटेस्ट होने के बावजूद भी कोई एक्शन नहीं होता, तो लोगों ने क्या करना चाहिए इस मामले में? देखिए, मेरा तो पहला ये मानना है
कि जो देश एक संविधान से चलता है और जिसका संविधान, इतना अच्छा संविधान डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने हमको दिया है, उस देश में किसी के साथ सबसे नंबर 1 तो अन्याय नहीं होना चाहिए। अगर उसके साथ अन्याय हो रहा है तो न्याय मिलाने के लिए उस पर कभी भी आंदोलन करने का वक्त नहीं आना चाहिए। और उससे भी आगे जाके वो हमारे बच्चे जिन्होंने देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है, उन बच्चों को अपने खिलाफ हुए अन्याय के खिलाफ आंदोलन करना पड़े, इससे ज्यादा शर्मिंदगी की बात देश के लिए हो नहीं सकती। ये संविधान के आत्मा की हत्या है। तो आज हमारी एक नागरिक होने के नाते जिम्मेदारी मैं समझता हूं कि हम सबने, जैसा मैंने पहले भी कहा, कि अपने बच्चों का सोच के इन बच्चों के साथ जो जुल्म हो रहा उसका विरोध करना चाहिए। जो हमारे लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, मैं कलेक्टर और कमिश्नर की बात नहीं कर रहा, हमारे अपने प्रतिनिधि यानी जनप्रतिनिधि जो है, हमने अपने जनप्रतिनिधियों के सामने इस बात के लिए प्रोटेस्ट करना चाहिए कि आप भी आवाज उठाइए। हमारी जो आवाज है, हम जो इसका निषेध करना चाहते हैं बच्चों के साथ हो रहा है उसका, वो आप ले जाइए। मैं आज ये नहीं कहता हूं कि जो खासदार इसमें इन्वॉल्व बताए जा रहे हैं, जिनके ऊपर आरोप लग रहे हैं, वो सचमुच ही दोषी है, वो कोर्ट तय करेगा। लेकिन वो दोषी है या नहीं है, ये इंक्वायरी तो इंडिपेंडेंटली होनी चाहिए। आज वो फेयर होनी चाहिए। तो उसके लिए हमने अपने जनप्रतिनिधियों पे दबाव लाना चाहिए। जी बिल्कुल। तो जिस तरह से ये मामला चल रहा है, पूरे देश में सुर्खियों में है, सर ने पॉस्को एक्ट क्या होता है, इसके तहत किस तरह से एक्शन होता है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स की क्या भूमिका होती है, कोर्ट की क्या भूमिका होती है, इस पर बहुत अच्छे से समझाया है। और बीइंग एक देश के नागरिक के नाते हमने किस तरह से ऐसी बातों को प्रोटेस्ट करना चाहिए, इस पर भी सर ने बहुत अच्छे से अपनी बात कही है। सर, आपने हमारे बीच में आए और इस तरह से ये जो पूरा मामला चल रहा है, इस पर आपने अपनी बेबाक राय रखी, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।